दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है 2019 यूपीएससी की रिजल्ट आ चुकी है और इस बार 829 ऐसे छात्र और छात्राएं हैं जिन्हें कामयाबी मिली है। दोस्तों, इस 829 सक्सेसफुल कैंडिडेट की लिस्ट में 25 ऐसे भी नाम हैं जो जामिया आरसीए के हिस्सा रहे हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी जामिया मिलिया इस्लामिया ने 25 सक्सेसफुल आईएएस इस देश को दी है जो अपनी सर्विसेज देंगे नेशन बिल्डिंग के लिए। जामिया मिलिया इस्लामिया की इस कंट्रीब्यूशन के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया की जो आरसीए है उनकी सारी मैनेजमेंट को, सारे टीचिंग स्टाफ को बहुत बहुत मुबारकबादी। साथ में उन सभी 25 सक्सेसफुल कैंडिडेट को जिन्होंने जामिया आरसीए से सिविल सर्विसेज की कोचिंग की थी और उन्हें कामयाबी मिली है। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप लोग भी जामिया आरसीए का हिस्सा होना चाहते हैं, जामिया आरसीए में एडमिशन लेना चाहते हैं, जामिया आरसीए को करीब से समझना चाहते हैं और आपके बहुत सारे सवाल हैं जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों, इन्हीं सब बातों को ध्यान रखते हुए आज मैं खुद जामिया आरसीए आया हूं और आज के इस प्रोग्राम में हमारे ख़ास मेहमान हैं जनाब मोहम्मद तारिक साहब जो डिप्टी डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर कोचिंग एंड प्लानिंग। दोस्तों, तारिक साहब से मैं कुछ गुफ्तगू करूंगा, आपके सवाल जो पूछे गए हैं उन पर बात करूंगा, साथ में जामिया आरसीए से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बात करूंगा। तो सर, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। जामिया आरसीए ने फिर से एक बार प्रूव किया है कि यहाँ से मतलब आप जितनी भी कोचिंग कराते हो सर, यहाँ से बच्चे अच्छा करते हैं और इस बार भी माशाल्लाह अच्छा रिजल्ट रहा है। मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो जिनकी एक धारणा बन गई है जामिया आरसीए को लेके। वो ये कहते हैं कि जिस तरह एक मैच को जीतने के लिए आपको जो है क्वार्टर फाइनल निकालना पड़ता है, फिर सेमीफाइनल एंड देन फाइनल, तो जामिया आरसीए को वो लोग सेमीफाइनल की तरह मानते हैं कि एक बार जामिया आरसीए में चले गए तो चांसेस जो है सिविल सर्विस से निकालने की बढ़ जाती है। सर, मैं एक्चुअली ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे किस तरह की क्वालिटी एजुकेशन और किस तरह की पढ़ाई होती है जो बच्चों को दी जाती है कि वो इस लेवल पर चले जाते हैं कि उनकी संभावनाएँ बढ़ जाती हैं सिविल सर्विस को निकालने की। देखिए, जब आप एक इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो जामिया एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे जिस भी कोर्स में एडमिशन होगा जाहिर है एक एंट्रेंस टेस्ट के बाद ही एडमिशन होगा। करेक्ट। तो हम भी एडमिशन टेस्ट के बाद ही एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं और उसमें धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा रिज़ल्ट अच्छा आता गया अल्हम्दुलिल्लाह और जैसे जैसे हमारा नाम इस इंस्टीट्यूशन का हुआ तो पूरे हिंदुस्तान से अच्छे स्टूडेंट्स आने लगे। अच्छे स्टूडेंट्स तब आते हैं जब अच्छे टीचर्स और अच्छा माहौल होता है। exactly. तो हम लोगों ने शुरू के जो 4 साल थे उसके सबसे ज़्यादा मेहनत अच्छी फैकल्टी, अच्छे माहौल, टेस्ट की अच्छी फैसिलिटी, 24x लाइब्रेरी और बेसिक जो रिहाइश है और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ध्यान दिया। जैसे ही आप रॉ मटेरियल अच्छा लाते हैं फिर आप एक फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की अच्छी उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। अभी हमारे सेंटर में खूबी ये है कि हमारे अच्छे फैकल्टी और अच्छे माहौल की वजह से अच्छे स्टूडेंट्स जो मेहनती हैं और जो कमिटेड हैं वो आते हैं और हम उनका एक फ़िल्ट्रेशन इस तरह से करते हैं, प्रीलिम्स का लेवल या मेन का लेवल या इंटरव्यू का लेवल सब हम चेक कर लेते हैं। अच्छा। और उसमें सबसे अहम बात ये होती है कि हम ये चेक करते हैं कि इसके अंदर पोटेंशियल कितना है। और वो पोटेंशियल चेक करने का क्या रास्ता हो सकता है। ये नहीं हो सकता ना कि आप बहुत गरीब हैं या आप बहुत अमीर हैं या बहुत अच्छे स्कूल से आए हैं या बहुत एवरेज स्कूल से आए हैं। पोटेंशियल तो आपका कुछ कागज़ पे दिखना चाहिए, किसी पैनल को इंटरव्यू में दिखना चाहिए। तो उसके बाद हम एक साल के लिए जब उनको कोच कराते हैं, हमने पोटेंशियल को चेक करके उनको ट्रांसपेरेंट तरीके से एडमिशन दिया। उसके बाद 1 साल उनको अपने पास रखा और जितनी उनकी ज़रूरत एकेडमिक है
इसके अलावा जितनी उनकी ज़रूरत इमोशनल है कि अब अगर एक स्टूडेंट किसी मोड़ पर आकर परफॉर्मेंस ख़राब कर रहा है और अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहा है, वहाँ पे आप एज ए गार्जियन वहाँ पे उनके साथ हैं कि नहीं है, ये इस सेंटर की खूबी बन चुकी है, जिसकी वजह से आप कई ऐसे लड़कों से मिलेंगे, जैसे अभी आपने फरमान से इंटरव्यू किया होगा, ये उसका 6ठा अटैम्प्ट था। 4 इंटरव्यू ये दे चुका है। और ऐसे में बहुत सारे लड़के टूट जाते हैं, उनके घर वाले भी साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूशन की खूबी ये है कि हम लोग उनका साथ देते हैं, क्योंकि हमें उसमें एक भविष्य का IAS, IPS, IFS दिखता है। तो हमारा जो ट्रस्ट उन पर है और उनका जो हमारे ऊपर ट्रस्ट है, ये इस सेंटर की एक बहुत बड़ी खूबी अभी बन चुकी है। सो जामिया RCA क्वालिटी एजुकेशन की बात आप अलग कीजिए। सर ने जैसा बताया, यहाँ पे एक घर जैसा माहौल है, जितने भी यहाँ पे स्टाफ हैं, सर हो गए, एज ए पेरेंट्स बिहेव करते हैं, एक बहुत ही खुशनुमा माहौल है यहाँ पे। ये भी एक फैक्टर होता है कि बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनकी जो इंटरेस्ट और बढ़ती है, और वो उसमें जो स्ट्रेस वाली चीज़ होती है वो यहाँ पे मेरे हिसाब से ऐसा नज़र नहीं आता है। सर, एक हमारे व्यूवर हैं, वो पूछ रहे हैं कि ये जो आप पढ़ाई होती है तो वो इंग्लिश में होती है या हिंदी में होती है? देखिए, IAS की एक रियलिटी है कि इसमें सबसे ज़्यादा कामयाबी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स की होती है, और उसमें अगर आप गौर करें तो मीडियम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है। करेक्ट। दूसरा, आपने जो गैप्स थे आपके कॉलेज के बाद और UPSC के बीच में, उस गैप्स को फिल किया कि नहीं किया। और अधिकांश जो हिंदी या उर्दू या क्षेत्रीय भाषाओं के छात्र छात्राएं होते हैं, दुर्भाग्य से हमारा स्कूल सिस्टम, हमारा कॉलेज और यूनिवर्सिटी सिस्टम में बहुत बड़ा अंतर है। तो एक स्टूडेंट जो बहुत अच्छे स्कूल और कॉलेज से आया, IIT से पढ़कर आया, और एक किसी ऐसी यूनिवर्सिटी का जिसका हमने नाम भी नहीं सुना, और वो दोनों जब IAS में एक साथ बैठता है तो दोनों के बीच में एक बड़ी खाई होती है। अगर उस छात्र ने वो खाई पूरी कर दी, हो सकता है 1 साल लगे, हो सकता है 3 साल लगे, हो सकता है 4 साल लगे, तो फिर वो UPSC क्लियर कर लेता है। फिर बाधा आपके माध्यम, आपका क्षेत्र, आपका स्कूल, आपका आर्थिक बैकग्राउंड नहीं बनता। परंतु अधिकांश जो छात्र होते हैं वो उस गैप को ही फिल नहीं कर पाते, और उसकी एक वजह ये होती है कि उनको ये पता ही नहीं कि ये गैप है। तो हमारे इस इंस्टीट्यूशन में एक तो वो गैप कम होती है क्योंकि हमने पहले ही फ़िल्टर किया हुआ है, और अगर किसी अंदर के अंदर, इस छात्र के अंदर, जैसे हमने एक तरीका ये निकाला है कि 24 से कम के जो छात्र हैं उनके लिए अलग से 10% हमने सीट रखा हुआ है हर साल। कब से हुआ था? ये हुआ है 4-5 साल हो गए इसको, हमारे ऐड में भी आता है ये। अच्छा। कि 24 से, तो उसका मकसद ये है कि अगर वो एक लड़का या लड़की 21 साल की, जैसे इस साल जो लड़की नादिया बेग है, ये जब हमारे पास आई थी तो इसकी उम्र 22 साल भी नहीं थी, और शायद 21 साल। नादिया बेग RCA से है जी, वो जामिया ही की पढ़ी हुई भी, इकोनॉमिक्स की। और हमने इसलिए लिया था क्योंकि इसमें एक वो लड़का भी है जो 27 से 28 साल का है, वो 3 साल से प्रीलिम्स लिख रहा है, तो जाहिर है उसका एक लेवल है, वो हमारा एंट्रेंस टेस्ट फ़ौरन क्लियर कर लेगा। लेकिन अगर एक यंग लड़का या लड़की जिसके अंदर पोटेंशियल है लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप वो नहीं शायद क्लियर कर पाए, तो हमने ऐसे से चेक कर लिया, इंटरव्यू से चेक कर लिया कि इसके अंदर एक पोटेंशियल है, और उसको एक 10% का रिजर्वेशन दे दिया। जो लोग प्रशासन के अंदर हैं उनको ऐसा सोचना पड़ता है, और फिर एक ऐसा रास्ता निकालना पड़ता है इसी कानून के अंदर कि आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को बेनिफिट करा सकें जो सामाजिक और आर्थिक और शैक्षिक तरीके से पिछड़े हुए हैं, भौगोलिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं। कि एक लड़का अरुणाचल प्रदेश से है, झारखंड के बैकवर्ड एरिया से, कश्मीर के डिस्टर्ब्ड एरिया से, अब उसको पहली बार एक अच्छी फैकल्टी, अच्छी लाइब्रेरी, अच्छी क्वालिटी मटेरियल एंड टेस्टिंग मिल रही है, तो वो जाहिर है अपनी प्रतिभा बहुत तेज़ी से दिखा सकता है। 250 स्टूडेंट से ज़्यादा पिछले 7-8 सालों में IAS के अलावा, सिविल सर्विस के अलावा PCS में और RBI का एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस होता है, ग्रेड B का बहुत अच्छा सर्विस होता है। इसके अलावा CAPF जो असिस्टेंट कमांडेंट होता है आपका, BSF, CISF, CRPF, इसके अलावा बैंक PO, IB, ऐसे बहुत सारे सेंट्रल सर्विसेज एंड स्टेट में क्लास 1 सर्विसेज में वो बच्चे सेलेक्ट होते हैं। क्योंकि एक बार आपने अच्छी तैयारी सिविल सर्विस की कर ली
तो ये बिल्कुल ऐसे जैसे आपने टेस्ट मैच क्रिकेट का खेल लिया तो फिर रणजी ट्रॉफी आपके लिए कोई मुश्किल नहीं। करेक्ट जी सर, मैंने लैंग्वेज इसलिए पूछा था क्योंकि एक हमारे व्यूअर हैं वो साउथ से हैं, तो उनको डाउट था कि कहीं यहाँ पे अगर हिंदी में पढ़ाई हो रही होगी तो इंग्लिश, क्योंकि उनकी लैंग्वेज आप समझ सकते हैं साउथ इंडिया में। नहीं, हमारे पास तो 40% स्टूडेंट साउथ इंडिया के हैं। भाई तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, हर स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है, सबके कामयाब बच्चे हैं। बल्कि ज़्यादातर टीचर तो अंग्रेज़ी ही में पढ़ाते हैं। यहाँ मसला उल्टा है कि हिंदी मीडियम के बच्चे की शिकायत है कि उनको हिंदी मीडियम में नोट्स नहीं मिलते, और ये हकीकत है क्योंकि ज़्यादातर जो प्रोफेशनल टीचर्स, अच्छे टीचर्स हैं, वो अंग्रेज़ी मीडियम के हैं। अगर वो कोई स्टूडेंट्स हिंदी में पढ़ना चाहता है, और यहाँ है और कईयों ने किया है, लेकिन जैसा मैंने बताया अगर 100 स्टूडेंट यहाँ पे हैं तो मुश्किल से 7-8 हैं जो हिंदी मीडियम के होंगे। तो अभी मैं आपको बताऊँ, एक लड़की जिसने इंटरव्यू दिया लेकिन उसका अनफॉर्चुनेटली इस बार नहीं हुआ है, अम्मारा सिद्दीकी, उसका मीडियम उर्दू है, तो उसने ऐसे भी उर्दू में लिखा। तो यहाँ पे उर्दू में ऐसे चेक करने वाला मैं ही अकेला था। तो जब भी उर्दू में ऐसे वो लिखती तो मैं ही चेक करता 2-3 बार। और जीएस के कई पेपर है जो मैं भी नहीं चेक कर पाऊँगा क्योंकि उसमें सब्जेक्ट अलग है। तो जो कॉमन पेपर्स थे वो मैंने कर दिए, जैसे हिस्ट्री और मेरा जो करंट अफेयर्स था। तो ये दिक्कत तो है, हिंदी के टीचर्स यहाँ पे कम हैं, या इवन अच्छे टीचर्स आप अगर क्वालिटी कोचिंग देखेंगे वहाँ पर भी हिंदी में टीचर्स कम हैं, और उसकी बहुत सारी एक बैकग्राउंड है, लंबी हिस्ट्री है उसकी, और उस वजह से हिंदी या उर्दू के रिप्रेजेंटेशन सिविल सर्विस में तो क्या आपको आर्मी में बहुत कम मिलेगा, आपको आईआईएम में कम मिलेगा। सिर्फ एक जगह जहाँ मैंने देखा है कि आईआईटी में हिंदी या क्षेत्रीय भाषा के बच्चे इसलिए आ जाते हैं क्योंकि वहाँ भाषा का रोल कम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का रोल ज़्यादा है। लेकिन वो एक पूरी शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा है, और वो उसकी स्टोरी लंबी है। जैसे क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएट होनी चाहिए जी यहाँ पे। तो वैसे स्टूडेंट जिनका रिजल्ट पेंडिंग है या फिर वेटिंग लिस्ट में या फिर फाइनल ईयर्स में है, सो वैसे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए जाने? अभी तक तो हमारे यहाँ था। इस बार के लिए ऐसा हुआ कि जो सिर्फ ग्रेजुएट हैं वही दे सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि अगले साल से फिर से ये रूल में हम कोशिश करेंगे। मैं बता दूं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस सवाल को लेकर काफ़ी लोगों ने पूछा। मैं जानता हूँ क्योंकि हमने इस पर काफ़ी मेहनत की थी कि जो ग्रेजुएट फाइनल ईयर के हैं वो फ़ौरन हमारे एंट्रेंस टेस्ट में बैठे, और अगर क्लियर कर सकते हैं तो मोस्ट वेलकम। और ऐसे जैसे ये नादिया जो लड़की थी जिसने फाइनल ईयर में ही थी, उसके बाद फ़ौरन यहाँ आई थी, तो ऐसे बहुत सारे लड़के हैं। बट इस बार आई डोंट नो व्हाई ये ऐसा चेंज किया गया प्रशासन की तरफ से। अगली बार हमारी कोशिश होगी कि जो फाइनल ईयर के छात्र हैं, क्योंकि यूपीएससी ने जब उनको अलाउ किया हुआ है तो फिर हम क्यों नहीं करें। बिल्कुल सर जी। सो दोस्तों, नेक्स्ट ईयर से फाइनल ईयर के भी अगर स्टूडेंट हैं और अगर रिजल्ट उनकी पेंडिंग है तो दोनों से है ना, वो रिजल्ट देखिए, हमारा एग्ज़ाम सितंबर अक्टूबर में होता है। आपके ज़्यादातर एग्ज़ाम इस साल को छोड़ दें तो अप्रैल मई में हो जाता है, जून तक आपका रिजल्ट आ जाता है। तो बाय द टाइम अगस्त सितंबर तक पूरे हिंदुस्तान में हर यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ ही जाता है। एक डिसेबल्ड मतलब बच्ची हैं, उन्होंने कल हमें मैसेज किया था कि सर मैं तो डिसेबल हूँ, तो क्या डिसेबल के लिए वहाँ कोई रिजर्वेशन है? हमारे यहाँ है, और जैसे कि भारत सरकार का हर संस्था में एक नियम है वैसा हमारे यहाँ है। बल्कि हमारे यहाँ ऑलरेडी एक ब्लाइंड कैंडिडेट हैं, रह रही है, और इसके अलावा एक और फिज़िकली चैलेंज्ड पर्सन जो पैर से माजूर हैं वो भी रह चुके हैं पहले, और एक साहब का सिलेक्शन भी हुआ इस कैटेगरी में। एक और लड़की हैं जो एसिड अटैक की विक्टिम हैं, और वो उन्होंने मेन भी लिखा इस बार। बल्कि एसिड अटैक विक्टिम को पहली बार गवर्नमेंट ने फिज़िकली चैलेंज में शामिल किया है, शायद 1-2 साल पहले। तो वो भी रह रही हैं, तो वो सब भी वेलकम है। और बल्कि हमारी जो बिल्डिंग है वो ऑलमोस्ट 90% फिज़िकली डिसेबल्ड फ्रेंडली है। हॉस्टल से लेकर, क्लासरूम से लेकर, एक लाइब्रेरी से लेकर, वो बाथरूम से लेकर, वो फिज़िकली चैलेंज लोगों के लिए है। एंड इवन जो हमारा रैंप है वो भी उनको ध्यान में रख के बनाया। अच्छा जी। तो सर एक और बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स डिफरेंट क्वेश्चन है, वो ये है कि एक हमारे श्रोता ही पूछ रहे थे कि
जामिया अगर आरसीए में उनका दाखिला नहीं होता है, बट वहाँ पे जो मॉक इंटरव्यू होती है, तो अगर वो नॉन आरसीए कोई स्टूडेंट है जो जामिया आरसीए का पार्ट नहीं है लेकिन वो एक्सटर्नल है, क्या वो मॉक इंटरव्यू में बैठ सकता है? अगर वो मेन उसने क्लियर किया है। अच्छा, मेन क्लियर। हाँ, जाहिर है मॉक इंटरव्यू तो हम भी अपना भी उन्हीं का कराते हैं। नहीं ऑब्वियसली, तो मतलब ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नॉर्मली हम लोग नहीं कराते हैं। अच्छा, नॉर्मली। लेकिन कुछ अगर आ जाते हैं, जैसे वो मुझे जानते हैं, रिक्वेस्ट किया या डायरेक्टर साहब को रिक्वेस्ट किया, तो हमने कुछ कराए हैं। इस साल भी कराए थे, पास में भी कराए थे। लेकिन जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो हमारे पास बजट है उसमें बहुत ज़्यादा इसकी गुंजाइश नहीं होती है। मॉक इंटरव्यू बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि इस पूरे आईएएस एग्ज़ाम में इस वक्त सबसे बड़ा मसला प्रीलिम्स का है। लेकिन असली एग्ज़ाम मेन का है। मेन एग्ज़ाम के जो मार्क्स होते हैं वो 85% का वेटेज होता है। इंटरव्यू का पूरा वेटेज ही 15% है। और मॉक इंटरव्यूज़ कराने वाले दिल्ली में 85 हैं, सारे प्राइवेट कोचिंग से लेकर एनजीओज़ तक। बहुत सारे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स प्रोफेसर्स हैं जो बैठकर आपको बहुत अच्छे से मॉक इंटरव्यू करा देंगे। मॉक इंटरव्यू कराना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए आज की तारीख में कोई बड़ा मसला नहीं है। सबसे अहम मसला है कि आप उसको प्रीलिम्स क्लियर कराते हैं कि नहीं। 5.5 से 6 लाख बच्चे प्रीलिम्स में बैठते हैं, उनमें से 12 से 13 हज़ार प्रीलिम्स क्लियर करते हैं। ये अपने आप में चैलेंज है। उस 12.5 से 13 हज़ार में से जो लोग मेन में बैठते हैं उनमें से 2-2.5 हज़ार को इंटरव्यू के लिए कॉल कराया जाता है। तो उस 12 हज़ार में से 2.5 हज़ार लाना ये बड़ा कमाल है। अब 2-2.5 हज़ार में से एक सीट पे 2.5 लड़के हैं, तो आपने अगर 3 का करा लिया तो 1 का तो पक्का है। आप क्या करें या कहीं और से करें, तो मॉक इंटरव्यू का कोई बड़ा क्रेडिट नहीं है मेरी नज़र में। आप अगर ना भी कराएं तो भी वो बच्चा कहीं ना कहीं से कर लेगा, अपने दोस्तों के साथ बैठ के रिहर्सल कर लेगा। है कि आप यूपीएससी में जाने से पहले एक सीरियस बोर्ड के सामने बैठ जाएं और कम से कम 2 ऐसा बोर्ड हो और 2 अलग अलग बोर्ड हो। उससे एक फ़ायदा ये होता है कि आपके पास डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चन, फिर आंसर सिर्फ आंसर देने के लिए नहीं होता है, बल्कि उस आंसर के अंदर आपकी जो गुफ्तगू है, जो बात है, उसमें कितना वज़न है, कितनी गहराई है, ये अहम होता है। और ये बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझ पाते क्योंकि वो मेन लिख कर आते हैं तो वो उसी मोड में रहते हैं। यहाँ पे ये पर्सनालिटी है, तो इसमें आपसे हर एक इश्यूज़ पर एक राय की उम्मीद की जाती है और वो जहन देखते हैं कि आपका जहन कितना पुख्ता है, मैच्योर्ड है, या आप एक इंफॉर्मेशन तो रखते हैं लेकिन आपके जहन में एनालिसिस कम है, आपके अंदर सेंसिटिविटी नहीं है, आपके अंदर डेप्थ नहीं है, आपके अंदर वैरायटी नहीं है। उसके लिए मॉक आपके लिए ब्रशअप का काम करता है। जी, एग्जैक्टली। अच्छा सर, वैसे स्टूडेंट जो जामिया आरसीए में पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब मीन्स जिनका उन्होंने टेस्ट निकाली, सपोज के लिए अनफॉर्चुनेटली उन्होंने जो है सिविल सर्विस नहीं निकाली, तो क्या वो स्टूडेंट कैरी फॉरवर्ड कर सकता है क्लासेस जामिया आरसीए में, या फिर क्या होता है उसके बाद? नहीं, हम दोबारा से उनको टेस्ट देने का मौका देते हैं। अच्छा, दोबारा टेस्ट देंगे जामिया आरसीए? बिल्कुल। देखिए, यूपीएससी ने भी ऐसा तो नहीं ना कि आपने इंटरव्यू पास कर लिया तो आपको अगली बार प्रीलिम्स के लिए वाइल्ड कार्ड मिल गया कि आप ओलंपिक में पिछले चैंपियन थे तो इस बार आप डायरेक्ट जो है एग्ज़ाम दे दीजिए। आप स्टार्ट फिर से ज़ीरो से करेंगे। तो हमारे यहाँ, लेकिन हमने एक इसमें सिस्टम में थोड़ा सा चेंज किया है कि जिस स्टूडेंट ने इंटरव्यू तक क्वालिफाई कर लिया हमारा, तो हम अगले साल उसको अपने एंट्रेंस से मुक्ति दे देते हैं, डायरेक्ट ले लेते हैं, क्योंकि उसका ऑलरेडी एक पोटेंशियल चेक यूपीएससी ने किया हुआ है। अच्छा, गुड। और बाकी जो फेल कर गए हैं प्रीलिम्स या मेन में, उनको हम कहते हैं फिर से आप आ जाइए मैदान में, और उनमें से बहुत सारे लड़के फेल कर जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जो पीछे से एक नए जनरेशन की भीड़ होती है, उसमें से बहुत सारे लड़के बहुत स्मार्ट, ज़्यादा मेहनती होते हैं, जो अपने सीनियर्स को पीछे धकेल कर अपनी जगह बना लेते हैं, और ये कंपटीशन की खूबी। सर, जामिया आरसीए में जो टेस्ट होती है उसका कोई सिलेबस है या फिर कोई? सिलेबस हमने बिल्कुल वैसे जैसे यूपीएससी का प्रीलिम्स है, यूपीएससी का मेन है और यूपीएससी का इंटरव्यू, हमने तीनों को मिमिक किया है। लेकिन चूँकि एंट्रेंस टेस्ट की अपनी लिमिट है, आप इसको 6 दिन नहीं कर सकते, आप इसको 4 दिन नहीं कर सकते, तो 3 घंटे के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं। तो हमने उसमें 2 घंटे तो रखा है एसे का, 1 घंटा रखा है उसमें
ऑब्जेक्टिव टाइप का, और ये जब कोई क्वालिफाई कर लेता है उसमें से कुछ लोगों को हम इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, दोनों का मार्क्स जोड़ते हैं और फिर ये मेरिट बनती है। ठीक है सर, एक और चीज़, जैसा कि अभी कोरोना वायरस का मामला चल रहा है, कोविड और ये सारी चीज़ें हैं, तो मैंने नोटिस किया है कि जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वो 2 बार बढ़ाई जा चुकी है, और लास्ट आई थिंक 20 अगस्त, 20 अगस्त लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की जामिया आरसी 2020-21 के लिए। जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं की, आज अभी कर लें, क्योंकि वक्त कम है और इसके बाद शायद एक्सटेंशन मिले या नहीं मिले हमें नहीं पता। सर, इस पे एक क्वेश्चन ये है कि खुदा न खास्ता ये कोविड और जो कोरोना वायरस का मामला है वो आगे और चले, तो इस कंडीशन में आगे जामिया आरसी क्या करेगा? मीन्स टेस्ट लेगा या फिर ऑनलाइन कुछ करने वाला है? मीन्स इसके लिए कुछ रोड मैप है सर, अगर ऐसा कुछ होता है तो? देखिए, अनसर्टेनिटी ऐसी है कि इससे पहले हिस्ट्री में अनसर्टेनिटी कम से कम मैंने तो नहीं पढ़ी कोई नेचुरल क्लैमिटीज से, और इसी वजह से जितनी भी सरकारें हैं दुनिया की हों या भारत की हों या राज्यों की हों, उनमें भी क्लैरिटी नहीं है। दे ऑल आर वेट एंड वॉच। हम भी वेट एंड वॉच कर रहे हैं, और कुछ हम इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे नीट का एक एग्ज़ाम होने वाला है, जेईई का होने वाला है, तो उससे हमें एक क्लू मिल सकता है, क्योंकि हमारा मकसद है एंट्रेंस टेस्ट ट्रांसपेरेंट हो, कोई नकल ना हो, और एक भी स्टूडेंट बिना मेरिट के इस सेंटर में ना आए, जैसा अभी तक हमारे यहाँ हुआ है। अब उसको कैसे रोका जाए, वो एक चैलेंज है, और वो जाहिर है यूनिवर्सिटी का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हमारा आरसीएस पे लगा हुआ है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट की गाइडलाइंस पर डिपेंड करती है, जो होम मिनिस्ट्री है, जो एमएचआरडी है, तो इसमें एक सेंटर का रोल नहीं है। तो हमें उनका इंतज़ार करना होगा कि वो कैसी इजाज़त और कहाँ तक हमें इसकी अनुमति देते हैं। एक आप अंदर से आपको कैसा लग रहा है कि टेस्ट कब तक? नहीं, अंदर से तो मुझे लग रहा हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे हिसाब से हमें पढ़ाना होता है तो हमें पता होता है कि अगर हमने नवंबर से भी पढ़ाया तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि हमने तो इस बार उल्टा किया था कि हमने अप्रैल में ही ऐड दे दिया था। और हमारी कोशिश थी कि जून में हो जाए, लेकिन वो लॉकडाउन और ये सारी चीज़ों से वो हमारे हाथ में था नहीं। तो अब यूपीएससी मान लीजिए अगला एग्ज़ाम उन्होंने कहा जून में होगा, तो फिर तो बहुत दिक्कत होगी, सबको दिक्कत होगी कि साहब इतना बड़ा सिलेबस, नए बच्चों को तो बहुत दिक्कत होगी। तो जो बिल्कुल पहली बार अटैम्प्ट दे रहे होंगे, मेरा तो एडवाइस ये है कि वो 2021 में ना दें। हाँ, जो पहले दे चुके हैं, किसी वजह से रह गए, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं और आप नवंबर दिसंबर में शुरू करके सोचते हैं कि जून में आप प्रीलिम्स निकाल लेंगे, इट इज़ इम्पॉसिबल। आई कैन राइट ऑन वॉल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो साथी, ये एक बहुत बड़ा मेन जो है सर पॉइंट्स आपको दे रहे हैं, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने। तो सर, आपको कैसा लगता है, फिर से मैं उसी क्वेश्चन पर आ रहा हूँ कि कब तक टेस्ट हो सकते हैं? देखिए, हमें लग रहा है कि अक्टूबर में अगर यूपीएससी ने करा लिया, उनका 4 अक्टूबर को प्रीलिम्स है, 11 अक्टूबर को यूपी पीसीएस है। अब ये 2 डेट है जिसमें हम एग्ज़ाम दायरा नहीं करना चाहेंगे। अब इसके बाद जो अगला संडे होगा, हमारी कोशिश होगी कि हम उसमें करा लें। तो ये हमारा टारगेट। एज ऑफ नाउ 20 तारीख लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की, और जो टेस्ट होंगे उसका अभी कोई फाइनल नहीं है, जैसा सर ने बताया था, वेट एंड वॉच सिचुएशन है। फिर भी टेंटेटिवली जो है नवंबर दिसंबर मैक्स टू मैक्स, अगर सारी सिचुएशन नहीं, अगर सिचुएशन अच्छी रही तो अक्टूबर में भी हो सकता है। यू आर एडमिटेड, आपको वो सारी फैसिलिटी, हॉस्टल, लाइब्रेरी, क्लास, टेस्ट, सब चीज़ मिलेगी। सिर्फ खाने के लिए 2500 रुपया आपको पर मंथ देना है, 3 टाइम का खाना, और किसी चीज़ का पैसा नहीं देना। तो दोस्तों, इससे बेहतर और क्या हो सकता है? मतलब इतनी अच्छी फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें मौजूद है आपके सामने। और सर, ये इस बार मैंने सुना है कि सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाए गए हैं, 150 सीट थी, इस बार 208 सीट। एक्चुअली सीट हमारे पास 280 है कुल। अच्छा। बल्कि 283 है। लेकिन होता ये कि हम, जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्टूडेंट हमारे पुराने इंटरव्यू लेवल तक पहुंच जाते हैं, हम उनके लिए रिज़र्व कर लेते हैं, और हर साल उस हिसाब से कि ओपन कितना रखना है। अच्छा, तो ओपन हमने पिछले साल 150 रखा था, इस साल हमने इसको बढ़ाकर 200 के आसपास कर दिया है। फिक्स नहीं है, मतलब नहीं, मैक्सिमम फिक्स है 283। अच्छा। जितना हमारे पास हॉस्टल की कैपेसिटी है 283 स्टूडेंट की, जिसमें 69 गर्ल्स की है, बाकी बॉयज़ की है। 214 बॉयज़ की है, 69 गर्ल्स की है।
सो सर थैंक यू वेरी वेरी मच, आपने अपना बहुत ही कीमती वक्त हमारे चैनल को दिया और वंस अगेन कांग्रेचुलेशन Thank you. फॉर गेटिंग 25 सक्सेसफुल IAS फॉर दिस कंट्री। थैंक यू। थैंक